हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लेंस मेकर सूत्र के बारे में चर्चा की थी, लेंस निर्माता सूत्र के बारे में, जो कि आपकी बुक में पतले लेंस से अपवर्तन के रूप में दे रखा है। आपकी बुक में उसका टॉपिक है पतले लेंस से अपवर्तन, और उसमें आपने बोला था, इस रूपरेखा के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। पहले आपने जो वक्रित पृष्ठ से अपवर्तन के बारे में पढ़ा था, गोलीय पृष्ठ से जो अपवर्तन के बारे में आपने व्यंजक प्राप्त किया था, n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। इस व्यंजक को हम लोग काम में लेते हैं। इसके लिए देखिए, जैसे ये हमारे पास में एक पतला लेंस हमें दिया गया है, और इस पतले लेंस के लिए ये हमारे पास में है मुख्य अक्ष। इस पतले लेंस के दो पृष्ठ हो गए, एक तो ये हो गया L M N, और एक ये दूसरा ये वाला पृष्ठ हो गया L M डैश N। ये वाला पृष्ठ हो गया M डैश। यहाँ पे माध्यम कोई भी है, इसका अपवर्तनांक n1 ले रखा है, और लेंस के जो पदार्थ का अपवर्तनांक है वो हमने ले लिया n2, और यहाँ पे माध्यम वापस से ले लिया n1। ठीक है, अब यहाँ से हमने ले लिया वस्तु O को। अब यहाँ से अगर हम आगे देखें तो O जो है, इस वस्तु से प्रकाश की किरण इस लेंस पर आपतित हो रही है। तो ये जो बिंब आपने, यानी वस्तु आपने लिए, बिंदुवत बिंब आपने लिया था, और इससे प्रकाश की किरण इस बिंदु ए पर आपतित होती है। ठीक है, जहां इसका अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के पश्चात ये कुछ इस प्रकार से गमन करती है। तो इस बिंदु आई डैश पे इसका प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये जो पृष्ठ है एल एम डैश एन, यहाँ इसका फिर से अपवर्तन हो जाता है, और इसका जो अंतिम प्रतिबिंब है तो इस बिंदु आई पर बनता है। अब आप देखिए, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए आपने व्यंजक काम में लिया था n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। इस पहले पृष्ठ के लिए आप बात करें तो देखिए, पहला पृष्ठ हमारे पास में रफ तरीके से बताऊं अगर मैं, तो ये मुख्य अक्ष हो गई, ये पृष्ठ हो गया L M और ये N। यहाँ पे बिंदुवत बिंब आपने ले रखा है O, ये प्रकाश की किरण इस पर आपतित हुई है और इस बिंदु A पर आपतित हुई है, जहां इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कुछ इस हिसाब से बनता है। कौन से बिंदु पर? इस आई डैश बिंदु पर। यहाँ पे अपवर्तनांक है हमारे पास में n1, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2, और यहाँ पे वापस से n1। अभी जो प्रकाश की किरण चल रही है वो कौन से माध्यम से? n1 से चल रही है, n2 में जा रही है। भाई O से प्रकाश की किरण चल रही थी, लेंस तक आ रही थी, तो अभी प्रकाश की किरण n1 से कहां तक जा रही है? n2 तक जा रही है। मतलब पहला माध्यम जहां से चलना शुरू हो रहा है n1, और दूसरा माध्यम जहां तक जा रही है n2। इसमें पहला माध्यम n1 है, दूसरा माध्यम n2 है, तो यहाँ से n2 का मतलब क्या होता है? दूसरा माध्यम, सेकंड माध्यम, और बट्टा में v, है ना। इस सूत्र के हिसाब से n2 का मतलब सेकंड माध्यम है, और बट्टा में v, माइनस n1 का मतलब फर्स्ट माध्यम है, और बट्टा में u बराबर n2 मतलब सेकंड माध्यम, माइनस फर्स्ट माध्यम, और बट्टा में r। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो आप इस सूत्र में देखिए, यहाँ से पहला माध्यम है, यहाँ से प्रकाश की किरण चल रही है, यहाँ तक आ रही है, सेकंड माध्यम हो गया n2 वाला। ठीक है, तो सेकंड माध्यम हमारे पास में n2 और अपॉन में v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब इस वाले पृष्ठ के लिए कहाँ पे बन रहा है? i डैश पे बन रहा है, इसकी दूरी हमने ले ली v डैश। ठीक है, तो n2 अपॉन में v डैश माइनस n1 अपॉन में u यानी कि बिंब की दूरी, और बिंब की दूरी है o की दूरी, यहाँ पे हमने ले ली u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन में r1 हो गई इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, फिर दूसरा जो पृष्ठ बनता है उसके लिए और विचार करें हम लोग। देखिए, ये हमारे पास में दूसरा पृष्ठ है इसका, और ये हो गया हमारे पास में मुख्य अक्ष। ये हो गया L, ये हो गया M डैश, और ये हो गया N। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है उसका प्रतिबिंब उस पृष्ठ के हिसाब से आई डैश पे बनता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इसका फिर से अपवर्तन होता है, और फिर से अपवर्तन होने पे प्रतिबिंब बनता है आई पर। ठीक है, और ये वाला जो पृष्ठ है L M डैश N, इस पृष्ठ के लिए ये जो बिंब, ये जो बिंदु है आई डैश, ये आभासी बिंब की भांति व्यवहार करता है। बिंब यानी वस्तु, आभासी वस्तु की भांति व्यवहार करता है। कौन सा बिंदु? आई डैश की भांति, आई डैश।
मतलब अगर अभी आपको इसकी वस्तु की दूरी देखनी है तो आई डैश वाली दूरी देख लेना। इस वाले पृष्ठ के लिए जो आई डैश है ये क्या है, वस्तु। तो हमारे पास में देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण चल रही है तो इसका माध्यम हो गया N2 और यहाँ पे माध्यम आ गया N1। यहाँ से चल रही है तो ये पहला माध्यम है और यहाँ तक जा रही है तो ये सेकंड माध्यम है, दूसरा माध्यम। अब जो सूत्र है उसके अनुसार देखो आप, सेकंड माध्यम बट्टा में V, तो सेकंड माध्यम हमारे पास में क्या है यहाँ पे N1 और बट्टा में V यानी प्रतिबिंब की दूरी, और इस वाले पृष्ठ के हिसाब से प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पे, और इसकी दूरी है V। माइनस में फर्स्ट माध्यम, और फर्स्ट माध्यम क्या है N2 और बट्टा में U यानी कि बिंब की दूरी, और इस वाले पृष्ठ के लिए बिंब की भांति व्यवहार करता है I डैश, और इसकी दूरी आपने क्या ले रखी थी पीछे, V डैश बराबर है सेकंड माध्यम यानी कि N1 माइनस में फर्स्ट माध्यम यानी N2 बट्टा में इस वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपने ले ली R2। दो समीकरण बने, इन दोनों समीकरणों को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। तो यहां से अगर हम देखते हैं, देखिए इन दोनों समीकरणों को आप जोड़िए तो N2 अपॉन V डैश प्लस में है और N2 अपॉन V डैश माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आ गया N1 अपॉन V माइनस में आ गया N1 अपॉन U बराबर आ जाएगा N2 माइनस में N1 और बट्टा में R1 प्लस N1 माइनस में N2 और बट्टा में R2। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ तो आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा N2 माइनस N1, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो N1 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 1 अपॉन V माइनस में 1 अपॉन U बराबर N2 माइनस में N1 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास में आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो यहाँ से यहाँ पे आप इसमें से N1 कॉमन ले सकते हो तो आ जाएगा हमारे पास में N1 इंटू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर, यहाँ पे आपने N1 कॉमन ले लिया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा N2 अपॉन N1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो N1 से N1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास में क्या बचेगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर N2 अपॉन N1 को आपने लिख दिया N21 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस में 1 अपॉन R2। अब यदि आपने बोल दिया कि जो प्रतिबिंब है वो फोकस पे बनता है F पे, तो वो स्थिति कब होगी, जब वस्तु कहाँ रखी हुई होगी, अनंत पे रखी हुई होगी। तो इसलिए यहाँ से 1 बट्टा और V का मान हो गया F माइनस में 1 अपॉन U का मान अनंत है तो 1 बट्टा अनंत का मान 0 हो गया। तो 1 अपॉन F बराबर आ जाएगा N21 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब यहाँ से अगर आपने बोल दिया कि जो पहला माध्यम है वो वायु है, इस सूत्र को हम लोग लेंस मेकर सूत्र बोलते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है ना, लेंस निर्माता सूत्र। मतलब लेंस का निर्माण करने वाले जो लोग होते हैं वो इस सूत्र का प्रयोग करके इस सूत्र का प्रयोग करके लेंस की फोकस दूरी को नियत करते हैं। अब हमने ये बोल रहे हैं कि पहला माध्यम वायु है और दूसरा जो माध्यम है वो हमारे पास में है कांच। तो जो वायु है इसका अपवर्तनांक N1 का मान हो गया 1 और दूसरा माध्यम कांच है इसका अपवर्तनांक हो गया मान लिया आपने N। तो इसलिए यहाँ से N21 जो है जिसका मान होता है N2 अपॉन N1 बराबर N2 का मान N बटा N1 का मान 1 बराबर कितना आ गया N। ये N21 का मान आप यहाँ पे लिख सकते हैं तो हमारे पास सूत्र कितना आ जाएगा 1 अपॉन F बराबर आ जाएगा N माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस में 1 अपॉन R2। ये जो व्यंजक है ये लेंस मेकर सूत्र कहलाता है, लेकिन ये वाला सूत्र केवल तभी मान्य होगा, ये सूत्र केवल तभी मान्य होगा जब पहला माध्यम वायु और दूसरा माध्यम कांच हो। अगर ये लेंस मान लीजिए किसी द्रव में रखा गया है तो ये वाला व्यंजक काम में नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब जैसे मान लीजिए एक प्रश्न हमारे दिमाग में बनता है, एक एग्जाम में सीबीएसई में एक प्रश्न पूछा गया था एक वर्ष में कि मान लीजिए एक कोई जादूगर है और वो जो जादूगर है वो द्रव से भरी हुई किसी द्रोणिका, द्रोणिका मतलब होती है कटोरी, किसी द्रव से भरी हुई किसी भी लिक्विड से भरी हुई एक कटोरी है, उस कटोरी के अंदर वो एक लेंस को डालता है और वो लेंस गायब हो जाता है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था कि एक
कोई जादूगर है जो कि एक द्रव से भरी हुई द्रोणिका में एक कटोरी के अंदर एक लेंस को डालता है और वो लेंस गायब हो जाता है, ठीक है। और वो जो लेंस है जो गायब हो जाता है, उस लेंस का अपवर्तनांक आपको दे रखा था 1.47। सुनिए ध्यान से। अच्छा प्रश्न है, पूछा गया सीबीएसई के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, हमें प्रश्न दिया गया है कि कोई जादूगर है और द्रव से भरी हुई किसी द्रोणिका का मतलब कटोरी, तो कोई जादूगर द्रव से भरी हुई किसी द्रोणिका में एक लेंस को डालता है और उस लेंस का जो अपवर्तनांक है n मान लिया आपने, उसका अपवर्तनांक बराबर है 1.47। लेंस से भरे हुए नहीं, द्रव से भरी हुई किसी द्रोणिका में इस लेंस को डालता है तो ये लेंस गायब हो जाता है, ठीक है ना, ये लेंस गायब हो जाता है। तो ये पूछा गया है कि क्या ये द्रव जो है ये जल हो सकता है। तो पहली बात तो क्या ये जादू है या फिर विज्ञान की कोई घटना है, ठीक है। फिर दूसरा इसमें प्रश्न पूछा गया था कि क्या ये जो द्रव है ये जल हो सकता है तो क्यों, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं, और अगर ये द्रव जल नहीं है तो इसका अपवर्तनांक कितना होना चाहिए, कौन सा द्रव होगा ये। देखो, आप प्रश्न दोबारा सुनिए कि कोई जादूगर है और द्रव से भरी हुई किसी द्रोणिका में एक लेंस को डालकर उसे अदृश्य कर देता है और उस लेंस का अपवर्तनांक 1.47 है। तो पहली बात तो ये जादू है फिर विज्ञान की कोई घटना है। और दूसरा इसमें प्रश्न था कि क्या ये द्रव जल है, क्यों अथवा क्यों नहीं, और यदि ये जल नहीं है तो ये द्रव क्या होगा, इसका अपवर्तनांक कितना होगा। अगर जल है तो आपको उसका जवाब देना है क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर ये जल नहीं है तो इसका अपवर्तनांक क्या होना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, इसके बारे में हम विचार करें। देखो, कोई भी एक चीज आप ध्यान रखना, कोई भी वस्तु आपको कब दिखाई देती है, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो आपको वस्तु दिखाई देती है, मतलब प्रकाश के पथ में अगर बाधाएं आती हैं तो आपको वस्तु दिखाई देती है। आपको ये बोर्ड क्यों दिखाई दे रहा है, मैं क्यों दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि प्रकाश के पथ में हमने एक अवरोध उत्पन्न किया है। यदि प्रकाश हमारे आर पार चला जाता, प्रकाश के पथ में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता, तो फिर मैं आपको दिखाई नहीं देता, ये बोर्ड आपको दिखाई नहीं देता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। जब तक वो लेंस वायु में था, अब एक बात और देखिए आप, जब तक वो लेंस वायु में था तब तक वो लेंस आपको दिखाई दे रहा था ना। इसका मतलब है कि जब तक वो लेंस वायु में था तब तक अपवर्तन हो रहा था, तो आपको दिखाई दे रहा था। जैसे ही आप उस लेंस को उस द्रव में डाल दोगे तो वो लेंस नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि वो जो लेंस है अभी उसका अपवर्तन नहीं हो रहा प्रकाश का उससे, अभी प्रकाश का उस लेंस से अपवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए लेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा। समझ रहे ना आप मेरी बात। और अपवर्तन कब होता है या कब नहीं होता, यदि दो माध्यमों, दो वस्तुओं के अपवर्तनांक समान है तो अपवर्तन नहीं होता उनसे। जैसे प्रकाश में यहाँ पे वायु में इस बिंदु पे इन दोनों जगहों पे जो अपवर्तनांक है वो समान है, इसलिए इन दोनों बिंदुओं पे अगर कोई वस्तु है तो हमें दिखाई नहीं दे रही। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ऐसे ही देखिए, और अपवर्तनांक समान नहीं होगा तो वस्तु दिखाई देगी आपको। अब जब ये लेंस आपने वायु में रख रखा था तब वायु का अपवर्तनांक 1 था और इस लेंस का अपवर्तनांक 1.47 था, दोनों बराबर नहीं है, अपवर्तनांक समान नहीं है। इसका मतलब अपवर्तन हो रहा है, और अपवर्तन हो रहा था इसलिए ये वस्तु, ये लेंस हमें दिखाई दे रहा था, ठीक है। अब देखो, ये जैसे हमारे पास में कोई द्रोणिका है और इस द्रोणिका में आपने कोई द्रव डाल रखा है, ये द्रव आपको दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे वायु है, यहाँ पे द्रव है। इस वायु का अपवर्तनांक कुछ और है, इस द्रव का अपवर्तनांक कुछ और है। अपवर्तनांक समान नहीं होने के कारण से इस द्रव का अपवर्तन होता है और अपवर्तन होने के कारण से द्रव हमें दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई लेंस डालते हैं तब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर प्रकाश की किरण आ गई, और अगर ऐसा हो जाए कि इस द्रव का और इसका, अभी आपको लेंस दिखाई नहीं दे रहा, इस द्रव के अंदर लेंस दिखाई नहीं देने का मतलब क्या हुआ कि इस लेंस का अपवर्तन नहीं हुआ। और लेंस का अपवर्तन कब नहीं होगा, जब इस द्रव का और इस लेंस का दोनों के अपवर्तनांक समान होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम यहाँ से निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं कि इस द्रव और इस लेंस दोनों के अपवर्तनांक समान है। तो उसलिए जो द्रव है उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा, 1.47 होगा। अब ये जो द्रव है ये जल तो नहीं हो सकता, क्योंकि जल का अपवर्तनांक 1.47 नहीं होता, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। तो इसका मतलब तो ये है कि ये जो द्रव है ये जल नहीं है, ये कुछ और द्रव हो सकता है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक 1.47 है। लेकिन ये द्रव होगा कौन सा, 1.47 कौन से द्रव का अपवर्तनांक होता है, ग्लिसरीन का अपवर्तनांक होता है 1.47, ठीक है। इसका मतलब ये जो द्रव है ये कौन सा है, ग्लिसरीन।
तो पहली बात तो हमें यहाँ से पता चली कि ये जो घटना उस जादूगर ने दिखाई थी वास्तव में कोई जादू का हिस्सा नहीं था, विज्ञान का हिस्सा था। और दूसरी बात हमने देखा कि लेंस नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब लेंस का अपवर्तन नहीं हुआ। और लेंस से प्रकाश का अपवर्तन कब नहीं होगा, जब इस द्रव और इस लेंस दोनों के अपवर्तनांक समान होंगे। ठीक है, अपवर्तनांक समान होने के बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप अपवर्तनांक समान होने के बाद में बोल दिया कि द्रव का अपवर्तनांक भी 1.47 हो, क्योंकि लेंस का भी इतना ही था। और द्रव का अपवर्तनांक 1.47 होता है, जल तो होगा नहीं क्योंकि जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। तो ये कौन सा द्रव हुआ, ग्लिसरीन का ही तो अपवर्तनांक होता है 1.47। ये था हमारे पास में। अब इसको आगे देखिए आप दोबारा, आपने देख लिया। अब हमें देखना है जैसे लेंस सूत्र के बारे में, महत्वपूर्ण है ये भी, सामान्यतः पूछा जाता है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो है, पतले लेंस से अपवर्तन जो था वो ज्यादा महत्वपूर्ण था, सामान्यतः पेपर में पूछा जाता है। देखिए हम यहाँ से इसको, अब हम देखें लेंस सूत्र। लेंस सूत्र अगर हम देखें हमारे पास में क्या होगा, किस हिसाब से होगा, इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। तो देखिए पहले हम लोग इसको उत्तल लेंस के लिए सत्यापित कर रहे हैं, फिर हम लोग इसको अवतल लेंस के लिए भी सत्यापित करेंगे। उत्तल लेंस के लिए इस सूत्र का हम सत्यापन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जैसे हमारे पास में हो गया एक उत्तल लेंस, और ये हो गया हमारे पास में ये होगी इसकी मुख्य अक्ष हमारे पास में। यहां हमने इसका, अच्छा ये है हमारे पास में इसकी सममितीय अक्ष, और ये है हमारे पास में प्रकाशिक केंद्र O। ये हमने कोई वस्तु ले रखी है AP, और ये इससे मुख्य अक्ष से इस प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण है बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाती है। और अगर इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होगी तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। तो यहां से अगर हम देखें तो फोकस से होकर जाती है, तो ये हो गया F। यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब हो गया A' B'। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रतिबिंब है कैसा है, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा है और वास्तविक। छोटा बड़ा अलग मुद्दा है, लेकिन उल्टा है और वास्तविक। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो ये वस्तु थी AB, इस वस्तु की दूरी हमने ले ली U, जो कि माइनस में होगी लेफ्ट साइड में होने के कारण से। फोकस से प्रकाशिक केंद्र से F की जो दूरी है वो फोकस दूरी हो गई F, जो कि राइट साइड में प्लस में आ जाएगी। और इस प्रतिबिंब की से जो दूरी है ये हमारे पास में क्या हो गई V, और ये भी राइट साइड में होने के कारण से किसमें आएगी, प्लस में आ जाएगी। अब जितने जो त्रिभुज बन रहे हैं उनके बारे में विचार करते हैं हम लोग। तो यहाँ से जैसे हमारे पास में हो गया ये बिंदु D हो गया, ये आपतन बिंदु D हो गया। ठीक है, अब देखो एक तो त्रिभुज बन रहा है AOB, और एक त्रिभुज बन रहा है A'OB'। एक तो ये दोनों ये त्रिभुज बन रहा है और एक ये पूरा त्रिभुज बन रहा है। ये दोनों त्रिभुज में देखो, इसमें ये वाला इसमें ये वाला दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। इसमें ये कोण दोनों 90 डिग्री के हैं। दो कोण बराबर होते त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और समरूप है अगर त्रिभुज तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज है AOB वो समरूप है त्रिभुज A'OB' के। तो यहाँ से AOB जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में, और ये त्रिभुज A'OB' इस त्रिभुज में, दोनों समरूप है। तो इसकी भुजा अगर आपने AB ले ली तो बट्टा में इस वाले त्रिभुज की भुजा क्या आ गई, A', B' बराबर है इस वाले त्रिभुज की भुजा अगर आपने ले ली AO, तो बट्टा में इसकी भुजा आ जाएगी A'O, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही ये जो त्रिभुज है DOF और A', B', F, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। A', B', F, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए तो यहां से DO इस त्रिभुज की भुजा बट्टा में इसकी भुजा आ गई A', B' बराबर इसकी भुजा हो गई OF बट्टा इसकी भुजा आ गई A', F। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसको 2 समीकरण 2 नामक 2 आप
ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, समांतर है तो इनके बीच का अंतर हर जगह पे समान रहेगा। तो इनके बीच का अंतर यहाँ पे AB और यहाँ पे अंतर है DO, ये दोनों समान होगा, मतलब DO किसके बराबर होगा, AB के। तो इस DO की जगह हम AB लिख सकते हैं। तो ये आ गया AB बट्टा A डैश B डैश बराबर आ गया OF बट्टा A डैश F। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को अगर हम हल करें, देखिए AB बट्टा A डैश B डैश का ये जो मान था AO बट्टा A डैश को यहाँ पे लिख दो आप। यहाँ पे आ गया AO बट्टा A डैश O बराबर OF बट्टा A डैश F। अब यहाँ से AO बट्टा A डैश O बराबर OF बट्टा A डैश F। ये A डैश F कोई दूरी नहीं है, ये इतनी सी कोई दूरी नहीं बनती, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, A डैश O माइनस OF लिख सकते हो क्या भाई। इस A डैश O में से आप ये OF घटा दोगे तो आपको A डैश F मिल जाएगा। तो ये तो आगे देखिए AO बट्टा A डैश O बराबर OF बट्टा, अभी A डैश F इसको हम लिख दिया A डैश O बट्टा OF माइनस OF, तो ये आ गया A डैश O माइनस OF, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो AO का मान आप देखिए क्या होगा, AO वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी होती है U जो कि माइनस में हो गई, फिर A डैश O, और ये A डैश O जो है ये हमारे पास में इसकी दूरी क्या आ गई V राइट साइड में, इसलिए प्लस में आएगी। OF ये दूरी है F फोकस दूरी राइट साइड में, इसलिए ये भी प्लस में आएगी। तो ये जो सारे मान है हम यहाँ पे लिख दें, तो AO का मान लिख दिया माइनस में U बट्टा A डैश O का मान आ गया V बराबर F बट्टा V माइनस F, ठीक है। वज्र गुणा करें अगर हम इसको, तो हमारे पास में देखिए क्या आएगा, इस V को इससे गुणा कीजिए आप, तो ये आ गया VF बराबर, इसको आप इससे गुणा कीजिए तो माइनस के U को V से गुणा किया आपने तो माइनस में UV, माइनस के U को माइनस के F से गुणा किया तो प्लस में आ गया UF। तो यहाँ से UV को आप इस साइड में ले आइए तो प्लस में UV, और यहाँ पे बच गया UF, और VF इस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा VF। पूरे समीकरण में UVF का डिवाइड कर दीजिए आप, तो UV अपॉन में UVF बराबर UF अपॉन में UVF माइनस VF अपॉन में UVF, ठीक है। अब यहाँ से UV से UV कैंसिल हो गया तो आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन U से U, और F से F कैंसिल हो गया 1 अपॉन V माइनस में 1 अपॉन U। तो 1 अपॉन F बराबर आ जाएगा 1 अपॉन V माइनस में 1 अपॉन U। ये आ गया हमारे पास में लेंस सूत्र, ठीक है। लेंस सूत्र का हमने सत्यापन कर लिया। ये जो लेंस सूत्र है इसका सत्यापन हमने किया है उत्तर लेंस के लिए, हालांकि उत्तर लेंस के लिए हमारी किताब में दे रखा है हमें ये, हम इसका सत्यापन उत्तर और उत्तर दोनों के लिए करेंगे, लेकिन हमने उत्तर लेंस के लिए किया है क्योंकि अभी किताब में इसका सत्यापन उत्तर लेंस के लिए ही दे रखा है। अब वही आवर्धन क्षमता या रेखीय आवर्धन या फिर आवर्धनता, उसके बारे में हम देखें, फिर हम यही सूत्र जो है ये अवतल लेंस के लिए सत्यापित करेंगे। तो देखिए आवर्धन क्षमता के बारे में हम देखें, आवर्धन क्षमता या फिर आवर्धनता या फिर रेखीय आवर्धन। तो यहां से आप देखिए इसको स्मॉल एन से दर्शाते हैं, जैसा पीछे था वैसा का वैसा ही आ जाएगा। और वो हमारे पास में देखिए क्या होता है, रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता के बारे में अगर हम बोले तो क्या होता है कि किसी लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धनता या आवर्धन क्षमता कहते हैं। स्मॉल एन से दर्शाते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब ऊंचाइयों का अनुपात, तो इसका मात्रक अगर मीटर होगा तो इसका मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो इस हम ये कह सकते हैं कि जो आवर्धन क्षमता है m, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है ना।
आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम देखें यहाँ से तो m बराबर हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ से हमने मान लिया है कि जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई हो गई h डैश और बट्टा बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई हो गई h, तो ये आ गया h डैश बट्टा h, ये m का मान आ गया। अब इसका एक और व्यंजक हो सकता है वो हम देख लेते हैं। और देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा। जैसे ये हमारे पास में एक उत्तर लेंस और इस उत्तर लेंस के लिए ये हो गई हमारे पास में सममितीय अक्ष और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र O और ये हो गया हमारे पास में हमने जैसे कोई वस्तु ले रखी है AB, वस्तु सीधी रखी हुई है तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी h जो कि प्लस में आएगी। वस्तु की इस लेंस से दूरी हो गई u, लेफ्ट साइड होने के कारण से माइनस में आएगी। इससे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की जो किरण है वो फोकस से होकर जाएगी और प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण वो बिना किसी विचलन के सीधी गुजर गई और फोकस से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण है वो नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण फोकस से होकर चली गई। अब यहाँ आप देखिए इसका ये प्रतिबिंब बन गया उल्टा है, a डैश b डैश, ये उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। अब ये प्रतिबिंब की इस लेंस से जो दूरी है वो हमने ले ली v, प्रतिबिंब की ऊंचाई हम मानते हैं h डैश, लेकिन ये उल्टा बन रहा है इसलिए माइनस में आएगी। ठीक है, और ये u लेफ्ट साइड में होने के कारण से माइनस में आएगी, v राइट साइड में इसलिए प्लस में आ जाएगा। तो वही आप देखिए त्रिभुज आपने बोला a डैश o b डैश, ये वाला त्रिभुज a डैश o b डैश समरूप है त्रिभुज a o b के। त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान हो गया, मतलब a डैश b डैश बट्टा ab बराबर a डैश o बट्टा ao। तो यहाँ से a डैश का मान हमारे पास में आ गया माइनस में h डैश बट्टा ab का मान आ गया हमारे पास में प्लस में h बराबर a डैश o का मान v है प्लस में और बट्टा ao का मान माइनस में u, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, h डैश बट्टा h बराबर आ गया v अपॉन u। h डैश बट्टा h किसका मानता है m का, मतलब m का दो सूत्र हो गए, तो h डैश बट्टा h और एक बराबर आ जाएगा v अपॉन u। अगर यही m का जो मान है ये आपको u और f के पदों में ज्ञात करना होता या v और f के पदों में ज्ञात करना होता तो देखिए लेंस सूत्र आप काम में ले लीजिए, वो हमारे पास में होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस पूरे सूत्र को हमने v से गुणा कर दिया तो v/f बराबर v/v का मान 1 माइनस में v/u, v/u को आप इस साइड में ले आइए तो v/u हो गया प्लस में बराबर 1 माइनस v/f, तो यहाँ पे आ जाएगा f माइनस v/f। एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो अब v/v जो है इसका मान क्या होता है m, तो m बराबर हमारे पास में होता है v/u, तो बराबर v/u का मान आ गया f माइनस v में f, यह आ जाएगा m का मान। अगर आपको f इस m का जो मान है u और f के पदों में ज्ञात करना होता, यदि इसका मान u और f के पदों में ज्ञात करना होता तो यहाँ से हम देखिए हमारे पास में क्या आएगा, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस में 1/u। इसको u से गुणा कीजिए आप तो u/f बराबर u/v माइनस और u/u का मान हो गया 1, तो ये 1 इस साइड में ले आओ आप, तो यहाँ पे बचेगा u/v और यहाँ पे पहले से इस साइड में था u/f और इस साइड में आके प्लस में हो गया 1, तो ये हो गया u प्लस f में f। इसको आप व्युत्क्रम कीजिए उल्टा तो v/u बराबर आ जाएगा f/u प्लस f और m बराबर हमारे पास में क्या होता है v/u और इस v/u का मान आया है हमारे पास में f/u प्लस f। ठीक है, ये m का मान किसके पदों में है, ये m का मान हमें दे रखा है u और f के पदों में। अब यही लेंस सूत्र जो है इसका सत्यापन और इसी आवर्धन क्षमता के व्यंजक का जो सत्यापन है ये हम लोग अवतल लेंस के लिए भी करेंगे, लेकिन वो हम लोग अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।